नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 11 फरवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें देखो भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 से पहले, तो इंडिया को कौन सा मॉडल फॉलो करना होगा, चाहे वाशिंगटन कंसेंसस को फॉलो करना होगा, इकोनॉमिक नेशनलिज्म को, या फिर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस वाले मॉडल को फॉलो करना होगा। और देखो विकसित भारत बनना बहुत मुश्किल है। क्यों राइटर बताते हैं अपने इस आर्टिकल में कि कैसे सिर्फ 4 देश एक से अधिक इनकम कैटेगरीज को जंप कर पाए हैं। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, बाकी सारे देश सिर्फ एक कैटेगरी को जंप कर पाए हैं, यानी लोअर इनकम कंट्री से सिर्फ मिडिल इनकम या फिर अपर मिडिल इनकम तक पहुंच पाए हैं। जैसे टर्की, मलेशिया, ज़्यादातर देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल डेली पायनियर का है, WTO या तो रिफॉर्म करे या फिर पेरिस हो जाए, ख़त्म हो जाए। फिर लास्ट में न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के रेगुलेशन से संबंधित क्यों पनपती है कोचिंग इंडस्ट्री, कहाँ पे कमी है, सरकार क्या करे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, 2047 तक हमने जो टारगेट रखा है ना विकसित भारत बनने का, क्या ये पॉसिबल है, कितना डिफिकल्ट ये है, कितने देश ये कर पाए हैं, और कौन सा रास्ता, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल इंडिया को अपनाना पड़ेगा अगर विकसित भारत बनना है 2047 से पहले। आप सिलेबस में ना GS पेपर 3 इकोनॉमी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो ना हमें इंडिया की करंट पोजीशन समझनी होगी। वर्ल्ड बैंक देखो अलग अलग देशों को ना पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। सबसे पहले है लो इनकम कंट्रीज, वो देश जहां पे पर कैपिटा इनकम $1135 से कम है पर कैपिटा, तो वो देश आते हैं लो इनकम कैटेगरी में। जैसे एग्जांपल है कोंगो, सोमालिया, अफगानिस्तान, ये सारे देश। फिर इसके बाद कैटेगरी आती है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की, वो देश जहां पे देखो पर कैपिटा इनकम $1136 से लेके $4465 के बीच में है। पर कैपिटा इनकम की बात हुई है, तो वो सारे देश आते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। आज के समय में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश लोअर मिडिल इनकम कैटेगरीज में आते हैं। अब नेक्स्ट है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी, वो देश जहां पे देखो पर कैपिटा इनकम 4466 से लेके 13845 के बीच में है, तो ये सारे देश आते हैं अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में। मैक्सिको मान लीजिए, मलेशिया मान लीजिए, चाइना मान लीजिए, ये सारे देश इस कैटेगरी में आते हैं। अब इंडिया को कहां पे पहुंचना है, इस कैटेगरी में पहुंचना है हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में। वो देश जहां पे देखो पर कैपिटा इनकम 13846 से ज़्यादा है, तो वो हैं हाई इनकम कंट्रीज हैं। जैसे साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, US, ये सारे देश इस कैटेगरी में आते हैं। देखो इंडिया अभी ना लोअर मिडिल इनकम कैटेगरीज में है, मतलब हमने ना गरीबी से तो निकलना शुरू कर दिया है, बट अमीर देशों की कैटेगरी अभी हमसे बहुत दूर है। सिर्फ देखो 58 कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसे हैं जो इस चौथी कैटेगरी में आते हैं, हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में। और देखो इनमें भी ज़्यादातर ना यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं जैसे कनाडा, US, या फिर ईस्ट एशियन देश हैं जैसे जापान मान लीजिए, साउथ कोरिया मान लीजिए। तो इन्हीं रीजन्स के जो देश हैं वो हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। अब आर्टिकल में ना एक कड़वी सच्चाई बोली जाती है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि लास्ट 80 ईयर्स में ना देखो ज़्यादातर देश ना एक ही इनकम ब्रैकेट को जंप कर पाए हैं। मतलब जैसे इंडिया अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में है, तो ज़्यादा संभावना तो यही है कि इंडिया सिर्फ एक ही कैटेगरी जंप कर पाएगा, यानी अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में इंडिया आ पाएगा। समझ गए? मतलब देखो एक से अधिक कैटेगरीज को जंप करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये संभावना वैसे बहुत कम है। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से देखें तो कि इंडिया पहले यहां जंप करेगा लोअर से अपर मिडिल इनकम, और फिर अपर मिडिल से हायर इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में इंडिया आ जाएगा। कम से कम इतिहास हमें यह बताता है।
और वो देश जिन्होंने ये पॉसिबल कर दिखाया है, उन्होंने कैसे कर दिखाया? पहले मैंने बोला कि लास्ट 80 ईयर्स से हमें पता लगता है कि बहुत कम देश एक से अधिक कैटेगरीज को जंप कर पाए हैं, लेकिन जो जंप कर पाए हैं उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो जंप कर पाए? फिर हमें यह पता लगेगा ना कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए कौन सा मॉडल अपनाना होगा। सबसे पहले जापान का एग्जाम्पल लेते हैं हम। वर्ल्ड वार के बाद ना जापान पूरी तरह से तबाह था, बट देखो टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट्स पे फोकस करके जापान आगे बढ़ा और अब हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। तो जापान ने क्या रास्ता अपनाया? टेक्नोलॉजी पे फोकस करके और एक्सपोर्ट पे फोकस करके। फिर साउथ कोरिया का एग्जांपल लेते हैं। देखो 1950s में ना साउथ कोरिया गरीब था, लेकिन देखो आजादी के बाद शुरुआती सालों में ना साउथ कोरिया में आ गई डिक्टेटरशिप। चाइना जैसा रूल आ गया, अथॉरिटेरियन रेजिम। जैसे फर्स्ट डिक्टेटर थे साउथ कोरिया में सिंगमैन री, और उसके बाद फिर 1961 से लेकर 79 के बीच में पाक चुंग ही, ये मिलिट्री कू से सत्ता में आ गए थे। और फिर चुन डू हवान, ये भी डिक्टेटर थे। 1988 के बाद साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी आई। तो जो शुरुआती साल थे ना साउथ कोरिया में आज़ादी के बाद, उस समय डिक्टेटरशिप थी, और डिक्टेटरशिप के कारण ना जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन साउथ कोरिया में आया। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड एक्वायर करना है तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बट डिक्टेटर को तो कोई दिक्कत नहीं आती। इस वजह से साउथ कोरिया में जल्दी जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सका। फिर ताइवान का एग्जाम्पल है। ताइवान देखो छोटा सा देश है, लेकिन छोटा होने के बावजूद इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहां पे काफी अच्छी हुई, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से ताइवान काफी आगे बढ़ा। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है ताइवान की, आपको पता है। सेमीकंडक्टर्स के मामले में, चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ताइवान काफ़ी आगे है। सिंगापुर में भी देखो डिक्टेटरशिप थी। एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है सिंगापुर, लेकिन अपनी अच्छी पॉलिसीज और एफिशिएंसी की वजह से एशिया का फाइनेंशियल हब बन गया सिंगापुर। यहां पे भी आप बोलोगे रोल रहा डिक्टेटरशिप का, बल्कि सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था कि इंडिया के पास सब है ग्रो करने के लिए, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है डेमोक्रेसी। तो सिर्फ ये 4 देश सक्सेसफुली देखो एक से अधिक इनकम कैटेगरीज को जंप कर पाए हैं, और जंप करके पहुंच गए हैं हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में। चाइना भी नहीं कर पाया है। चाइना देखो अभी अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आता है, बट चाइना में देखो आज के समय में पर कैपिटा इनकम ना $13,000 के आसपास ही है। तो वर्ल्ड बैंक ने पहले तो प्रोजेक्शन ये किया था कि आने वाले 10 सालों में चाइना हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाएगा, बट कोविड के बाद से थोड़ा चाइना की इकोनॉमी ना स्लो डाउन है, तो इसलिए चाइना अभी तो नहीं पहुंचा है। अब कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि शायद चाइना जो है मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाए। ये मिडिल इनकम ट्रैप आखिरकार है क्या? बहुत सारे देश इसमें फंस गए हैं, जैसे मैक्सिको, मलेशिया, टर्की। देखो जब एक देश लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में जंप करते करते अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाती हैं, बट उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाती, बस यहीं पे अटक के रह जाती हैं, तो इसका मतलब वो देश जो है वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुका है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके मन में ये भी आएगा कि सर कुछ देश मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आखिरकार फंस क्यों जाते हैं, मिडिल इनकम ट्रैप में आखिरकार वो फंस क्यों जाते हैं? तो ये रीजंस हैं। सबसे पहले राइजिंग लेबर कॉस्ट। जैसे ही देखो इंडिया मान लीजिए लोअर इनकम से लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आएगा, और लोअर मिडिल इनकम से फिर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में इंडिया में आएगा, तो आते आते ना इंडिया में लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो लेबर कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से इंडिया का जो एडवांटेज था कि इंडिया के पास सस्ती लेबर है, वो एडवांटेज इंडिया के पास से खत्म हो गया, तो मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल हो जाएगी। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा लैक ऑफ इनोवेशन, मतलब आगे आगे ना कई देशों की इकोनॉमी इनोवेट नहीं कर पाती, R&D में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, एजुकेशन या टेक्नोलॉजी कोई इंप्रूवमेंट नहीं,
तो फिर देखो उस देश में फिर ना वैल्यू चेन्स को ऊपर ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो उस देश की इकोनॉमी फिर पिछड़ जाती है जब R&D नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इनोवेशन नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन। कुछ देशों की इकोनॉमी ना बहुत थोड़ी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती हैं, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की इकोनॉमी सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी इकोनॉमी ना 2-3 इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है। अब वो उन 2-3 इंडस्ट्रीज में दिक्कत आ गई तो मतलब पूरी इकोनॉमी खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए किसी भी देश की इकोनॉमी का ना लिमिटेड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, हर एक इंडस्ट्री का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट है वीक इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस। कई सारे देशों में ना गवर्नेंस काफ़ी ख़राब होती है, करप्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुक जाती है और एंटरप्रेन्योरशिप संबंधित एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं हो पाती फिर। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक चैलेंज। अब कई सारे देशों में ना पॉपुलेशन बूढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। अब पॉपुलेशन जब बूढ़ी होना स्टार्ट होती है तो वर्क फोर्स की कमी हो जाएगी, वर्क फोर्स की कमी होगी तो डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी, एल्डर्स की संख्या ज़्यादा है तो यूथ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी और यूथ कम है। एल्डर्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से सरकार का फोकस सोशल वेलफेयर पे बढ़ जाता है बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पे पैसा खर्च करने के। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाता है। इसीलिए तो हमेशा हम बात करते हैं ना, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है लेकिन खिड़की बंद हो रही है धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं कि हम अमीर होने से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे, समझ गए। इसलिए इंडिया को जल्दी जल्दी स्टेप्स लेने होंगे। इसलिए राइटर सजेस्ट करते हैं इंडिया को ना बिल्कुल सही पॉलिसीज को फॉलो करना होगा अगर इस मिडिल इनकम ट्रैप से बचना है। तो कैसे इंडिया बच सकता है? देखो दुनिया में ना किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ के रास्ते पर लाने के लिए ना अलग अलग थ्योरीज हैं, मतलब अलग अलग मॉडल्स हैं जिसके बेसिस पे इकोनॉमी को ग्रो करवाया जा सकता है। बट देखो सब सक्सेसफुल नहीं है। वाशिंगटन कंसेंसस है सबसे पहला। वर्ल्ड बैंक और IMF के हिसाब से अगर एक कंट्री ओपन मार्केट को प्रमोट करता है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छे ढंग से ग्रो कर जाता है। ये बोला जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और यही है वाशिंगटन कंसेंसस। मतलब फ्री मार्केट पे फोकस करना, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करना और दूसरे देशों के साथ में फ्री ट्रेड पे फोकस करना। बट देखो इतिहास हमें यह बताता है ये मॉडल किसी भी देश को ना अभी तक रिच नहीं बना पाया है। इस वाशिंगटन कंसेंसस की वजह से पर कैपिटा इनकम जरूर बढ़ जाती है, बट ऐसा नहीं कि वो देश हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाता है ये सारी चीजें फॉलो करके। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का मॉडल। देखो फेमस इकोनॉमिस्ट थे एसिमोग्लू और रॉबिन्सन, नाम वैसे आपको याद रखने की आवश्यकता तो नहीं है, एसिमोग्लू एंड रॉबिन्सन। इन्होंने ना एक बात ये बोली थी, अगर देखो कोई देश इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करता है ना, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस जैसे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशरी स्ट्रोंग है, तो ऐसी सिचुएशन में वो देश फिर ग्रो करता है। पॉइंट समझे? जिस देश में इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तो वो देश फिर ग्रो करता है। बट देखो प्रॉब्लम ये है, साउथ कोरिया और चाइना, सिंगापुर भी शुरुआती सालों में वो तो डिक्टेटरशिप नहीं थे, वो तो डिक्टेटरशिप थे, वहां पे कहां पे इंस्टीट्यूशन से इंक्लूसिव थे, बट फिर भी वो तो जबरदस्त ग्रो कर गए। तो हमेशा ये जो मॉडल है वो फिट नहीं बैठता है। फिर नेक्स्ट मॉडल है इकोनॉमिक नेशनलिज्म का। इकोनॉमिक नेशनलिज्म देखो बेस्ट मॉडल रहा है अभी तक ग्रोथ का। इसमें क्या होता है, जब कोई देश देखो शुरुआती सालों में अपनी यंग इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में अभी ग्रो कर रही हैं, तो उनको भारत सरकार प्रोटेक्ट करती है फिलहाल के लिए, जब तक कि वो डेवलप नहीं हो जाती। क्योंकि देखो अगर शुरुआती सालों में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा और फॉरेन कंपनीज को आने दिया जाएगा, वो तो लोकल कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी ना, क्योंकि उनके तो अभी शुरुआती साल हैं, वो तो अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी उन्होंने R&D पे ज़्यादा फोकस किया भी नहीं है। तो इसलिए शुरुआती सालों में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक नेशनलिज्म में आता है, जब कोई देश टेक्नोलॉजी लाकर लोकल कंपनीज को एम्पावर करता है और डोमेस्टिक कंपटीशन होता है। जब किसी देश में डोमेस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली लड़ाई होती है। जो कंपनी अच्छे से इनोवेट कर पाती है, डोमेस्टिक कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो तो आगे बढ़ती है, एफिशिएंसी लेके आती है, इनोवेशन लेके आती है, वो आगे बढ़ती है, और घटिया कंपनीज फिर खत्म हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म में एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, मतलब जब कोई देश देखो सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन पे नहीं बल्कि एक्सपोर्ट पे फोकस करता है, तो भी फिर वो देश जो है वो ग्रो करता है बढ़िया से। तो बेस्ट मॉडल अभी तक का यही रहा है इकोनॉमिक नेशनलिज्म का। अब देखो जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सबके बीच में कॉमन चीज ये है, सबने इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मॉडल फॉलो किया था। इंडिया के साथ दिखते जानते हो क्या हो गई, इंडिया ने 1991 से पहले अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन तो दिया, बट देखो इंडिया ने एक गलती कर दी, इंडिया ने कंपटीशन नहीं क्रिएट किया। मजा तो तब आता ना 1991 से पहले इंडिया फॉरेन कंपनीज को तो नहीं आने दे रहा था भारत में, बट डोमेस्टिकली कंपटीशन था पीएसयूज के बीच में और प्राइवेट कंपनीज के बीच में, तब मजा आता। लेकिन इंडिया ने गलती कर दी, 91 से पहले प्राइवेट सेक्टर ग्रो ही नहीं कर पाया बिल्कुल भी, तो कंपटीशन की वजह से इनोवेशन नहीं आ, कंपटीशन नहीं था इसलिए इनोवेशन नहीं आ पाया। फिर दूसरी गलती ये हो गई, इंडिया ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज तो अपनाई, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया ने स्टैब्लिश किए, बट फिर देखो इंप्लीमेंटेशन खराब रहा, चाइना जितनी एफिशिएंसी नहीं रही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। सबसे लास्ट में चाइना ने देखो लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में बहुत कंपटीशन करवाया, जैसे पंचायतों के बीच में, लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में चाइना ने कंपटीशन होने दिया। बट इंडिया में ना उस लेवल पे हम लोकल गवर्नमेंट्स को इंपावर नहीं कर पाए। आज भी हमारे देश में ना टॉप टू बॉटम अप्रोच ज्यादा है, बॉटम अप अप्रोच कम है। तो ये गलतियां इंडिया ने कर दी। जैसे ना राइटर एक एग्जांपल देते हैं, राइटर क्या बोलते हैं, राइटर बोलते हैं कि 1950s में ना इंडिया ने स्टील प्लांट लगाए, वो स्टील प्लांट इनएफिशिएंट हो गए। बट साउथ कोरिया ने ना 1968 में एक स्टील प्लांट लगाया था पोस्को नाम से, वो वर्ल्ड लीडर है आज के समय में वो स्टील प्लांट। तो कहने का मतलब ये है इंडिया ने ना इनएफिशिएंसी टॉलरेट की, इनएफिशिएंसी है अरे चलता है भाई कोई ना। साउथ कोरिया ने इनएफिशिएंसी टॉलरेट नहीं की, घटिया इंडस्ट्री है काम नहीं कर रही है मतलब हटा दो, नए को मौका दो। तो उस टाइप की अप्रोच साउथ कोरिया ने अपनाई। तो लास्ट में अब मुद्दा आता है, अब इंडिया को क्या करना चाहिए। चलो जो हो गया वो हो गया। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं। देखो लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन जरूर मिलना चाहिए, बट जो इनएफिशिएंट कंपनीज हैं उनको हटाया जाए। और सिर्फ सब्सिडी देने से काम नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव सरकार को देने होंगे। जो कंपनी अच्छा काम कर रही है उसको ज्यादा इंसेंटिव दे, जो परफॉर्म नहीं कर रही है उसको खामखा सरकार सब्सिडी देके पैसे खराब ना करे। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट से संबंधित पॉइंट। चाइना जैसा एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल को हमें अडॉप्ट करना होगा। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को ना ग्लोबल कंपटीशन के लिए हमें रेडी बनाना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम हमेशा डिस्कस करते हैं एजुकेशन एंड स्किल। हमें जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे स्किलिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने होंगे। आईटी और जो दूसरे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं ना उनको एग्रेसिवली ग्रो करवाना होगा। नेक्स्ट देखो जो पॉलिसीज फेल हो रही है ना उनको तुरंत बदलने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। चाइना और साउथ कोरिया ने ना जल्दी जल्दी कोर्स करेक्शन लिया, चीज काम नहीं कर रही है चेंज करो। इंडिया में यह चीज मिसिंग है। सरकार एक स्कीम चलाती है तो वो सरकार तो मान ही नहीं सकती कि भाई ये पॉलिसी फेल हो गई है, क्योंकि उनके नाम पे धब्बा हो जाएगा। अब बीजेपी सरकार पिछले 11 सालों से रूल कर रही है। कुछ काम देखो जाहिर तौर पे अच्छे हुए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपीआई है, लेकिन स्किल के मामले में पिछड़ गई है सरकार पूरी तरह से। मानने को तैयार नहीं है कि भाई जो पॉलिसीज हमने 10 साल पहले जो स्कीम लॉन्च की थी स्किल इंडिया नहीं काम कर रही है, इसे रीस्ट्रक्चर किया जाए, कुछ अलग किया जाए। रीस्ट्रक्चरिंग अभी हुई है, कल परसों करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे बाकी जो 3 स्कीम्स है ना उनको स्किल इंडिया प्रोग्राम में डाल दिया गया है। अरे ऐसे नहीं काम चलेगा यार। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, रोड्स, पोर्ट्स, पावर्स,
डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब बेटर होना चाहिए। इस मामले में भारत ने अच्छा किया है, समझ गए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो WTO से संबंधित है। या तो WTO को देखो रिफॉर्म करना चाहिए या फिर पेरिस हो जाना चाहिए, मतलब खत्म हो जाना चाहिए। फिर एग्जिस्ट क्यों करता है WTO? आप सिलेबस में ना GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले ना ग्लोबल ट्रेड बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड था। मतलब हर देश खुद से डिसाइड कर लेता था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर कितना टैरिफ लगाना है, मतलब कितना टैक्स लगाना है, क्या ट्रेड पॉलिसीज अपनानी है, सब कोई अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते थे। इसी वजह से ना विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड कन्फ्लिक्ट्स और वार काफ़ी ज़्यादा होते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना ग्लोबल लीडर्स ने ये डिसाइड किया एक ना मल्टीलेटरल कोई ट्रेड सिस्टम होना चाहिए जो फेयर हो और प्रेडिक्टेबल ट्रेड होना चाहिए विभिन्न देशों के बीच में। मतलब ऐसा नहीं कि आज सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कल को मन किया कि नहीं इस देश के साथ ट्रेड नहीं करना तो सब कुछ बंद कर दिया, ऐसा नहीं, थोड़ा प्रेडिक्टेबल ट्रेड होना चाहिए। तो ना 1947 में एक सिस्टम आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं पूरा WTO का। 1947 में एक सिस्टम आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इस टैरिफ एंड ट्रेड वाले एग्रीमेंट का काम यह था, विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड को लेकर जो भी रुकावटें हैं, जो बैरियर्स हैं ना, उन्हें कम से कम करना और विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड को यानी इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाना, आसानी से हो सके ये इंश्योर करना। बट देखो ये गैट वाला जो अरेंजमेंट था ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये तो सिर्फ एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था। फिर 1995 में ना गैट की जगह ले ली WTO ने, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम यह था, वही काम तो वही था, ट्रेड बैरियर्स को हटाना विभिन्न देशों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करना, विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड को लेकर अगर डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उसे रिजोल्व करवाना, ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करना, ये सारे काम थे WTO के। बट देखो आज ना WTO एक बहुत बड़ी क्राइसिस में है। क्राइसिस क्या है? WTO का जो डिस्प्यूट रेजुलेशन सिस्टम है ना, वो फेल हो चुका है। ट्रेड वार्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड वार हो रहे हैं, जैसे चाइना और USA के बीच में ट्रेड वार फिर से स्टार्ट हो गया है ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद में। और जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं जैसे चाइना, USA, ये WTO को पूरी तरह से इग्नोर कर रही हैं। तो ये सारी बड़ी समस्याएं हैं। अब इन बड़ी प्रॉब्लम्स को ना एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं WTO की जो डिस्प्यूट रिजोल्विंग बॉडी है ना, वो फेल हो चुकी है। नाम क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। देखो WTO का सबसे बड़ा एसेट था ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। इस बॉडी का काम ये था, विभिन्न देशों के बीच में अगर ट्रेड को लेकर कंफ्लिक्ट पैदा होता है ना आपस में, तो उसको पीसफुली रिजोल्व करवाना, पीसफुली सोल्व करवाना। मतलब WTO का ये जो एपिलेट बॉडी थी वो डिसाइड करती थी कि किस कंट्री का केस स्ट्रोंग है, किस कंट्री की बात सही है और किसकी बात गलत है। लेकिन देखो 2019 से लेके अभी तक ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि ना USA ने इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में ना जजेस को अपॉइंट नहीं होने दिया है। यह दिक्कत है, और USA के बिना जजेस अपॉइंट हो नहीं सकते। जैसे देखो राइटर एग्जांपल देते हैं, चाइना और USA के बीच में ट्रेड वार हुआ, दोनों ने एक दूसरे पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैरिफ लगा दिए, मतलब एक दूसरे से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैक्स लगा दिया। अब कायदे से ये मैटर WTO के पास में जाना चाहिए था, लेकिन WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है पूरी तरह से डिसफंक्शनल है, इसलिए किसी ने भी WTO का सहारा नहीं लिया। आज के समय में देखो विभिन्न देश जो हैं वो WTO का इंतजार नहीं करती, बट अपने लेवल पे यूनिलेटरल डिसीजन ले लेते हैं ट्रेड वार से निपटने के लिए। तो ये चिंता की बात है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखो WTO की पावर ना आज के समय में कम हो रही है और इकोनॉमिक नेशनलिज्म बढ़ रहा है। क्या मतलब है इस चीज का? देखो WTO का पर्पस था, क्या था? पर्पस ये था ना फ्री एंड ओपन ट्रेड को प्रमोट करना विभिन्न देशों के बीच में। बट आज देखो हर देश ना अपने इंटरेस्ट को पहले रख रहा है, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहा है,
दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैक्स लगा रहा है, डोमेस्टिक कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है और प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहा है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना मतलब प्रोटेक्शनिज्म अपनाना। जैसे यूएसए ने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी स्टार्ट की, इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत, और चाइना भी ऐसा ही कर रहा है। समझ गए? एग्जाम्पल्स बहुत हैं, एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए काफी सारे। जैसे यूएसए ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ लगा दिए। ये सब क्या है? ये सब यही तो है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म तो है। मतलब देखो, सब देश, सभी मेजर कंट्रीज आज के समय में डब्ल्यूटीओ को बाईपास कर रहे हैं और उनका मेन मकसद है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। डब्ल्यूटीओ ने देखो बहुत सारे ना एग्रीमेंट साइन करवाए विभिन्न देशों के बीच में। जैसे एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहां पे देखो, ये जो ट्रिप्स है ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पेटेंट्स और कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन देखो, ये जो एग्रीमेंट है ना, ये अमीर देशों के फेवर में है और गरीब देशों के लिए तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट एक ट्रैप बन के रह गया है। जैसे कोविड-19 की महामारी आई, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने यह मांग की थी कि ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है ना, इससे वेवर दिया जाए, क्योंकि महामारी के दौरान वैक्सीन को डेवलप करना जरूरी है। सबको फ्री वैक्सीन मिले, चीप वैक्सीन मिले, ये इंश्योर करना जरूरी है। बट यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने ना इंडिया और साउथ अफ्रीका की डिमांड को अपोज कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर इस एग्रीमेंट से वेवर मिल जाता, पेटेंट से वेवर मिल जाता, तो फिर यूरोप और यूएसए की कंपनीज को नुकसान हो जाता, क्योंकि उन्हीं की कंपनीज को तो पेटेंट मिला हुआ था ना। पॉइंट देखो ये है, इवन आज के समय में डब्ल्यूटीओ जैसा भी है, फिर भी ये अमीर देशों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट नहीं करता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूटीओ के इररिलेवेंस का। देखो, वैसे डब्ल्यूटीओ एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब ना कंट्रीज अपने अपने लेवल पे ना रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स बना रही हैं। जैसे आरसीईपी है, आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें कायदे से वैसे इंडिया भी शामिल होता, लेकिन एन मौके पे इंडिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। तो 15 देश हैं, आसियान के देश 10, फिर जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, ये सारे देश हैं। आप और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यूरोप और यूएसए को छोड़ के नॉर्थ अमेरिका, शायद कनाडा होगा, जो भी है इस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में। मतलब पॉइंट ये है, रीजनल लेवल पे एग्रीमेंट आजकल ज्यादा साइन हो रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पॉइंट समझ गए ना? डब्ल्यूटीओ के बिना विभिन्न देश आपस में ही मिलकर रूल्स बना रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे डब्ल्यूटीओ का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। डब्ल्यूटीओ अब एक साइड कैरेक्टर बन के रह चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर देखो ये बोलते हैं, 2001 में ना दोहा डेवलपमेंट एजेंडा लॉन्च हुआ था। डेवलपिंग कंट्रीज के इश्यूज को लेके ये दोहा डेवलपमेंट एजेंडा लॉन्च हुआ था डब्ल्यूटीओ में। बट देखो, पिछले 20 साल हो गए, 20 साल से भी ज्यादा हो गए, इस दोहा डेवलपमेंट एजेंडा पे ना जो डेवलपिंग कंट्रीज के इश्यू थे, उनका कोई समाधान नहीं निकला डब्ल्यूटीओ में। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज ने एक मांग ये की थी दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में कि जो अमीर देश हैं अपने किसानों को सब्सिडी देना बंद करें, लेकिन अमीर देश अपने किसानों को सब्सिडी देना बंद करना ही नहीं चाहते। और डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मर्स सब्सिडी वाली डेवलप कंट्री एग्रीकल्चर से कॉम्पीट नहीं कर पा रही है। समझे? तो ये दिक्कत है। मैं आपको और क्लियर भाषा में समझाऊं, यूएसए और ईयू ये अपने फार्मर्स को ना बिलियंस डॉलर्स में सब्सिडी देते हैं, पर इंडिया और अफ्रीका के फार्मर्स ऐसा नहीं कर सकते। हमारी सरकारें उतनी ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती। और डेवलप नेशंस इन्वायरमेंटल और लेबर स्टैंडर्ड्स के नाम पे डेवलपिंग नेशंस के प्रोडक्ट्स रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग नेशंस के लिए ना एक फेलियर बन चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, डब्ल्यूटीओ को अगर सर्वाइव करना है तो अर्जेंट रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम वापस फंक्शनल बनाना पड़ेगा, आईपीआर और ट्रिप्स का मिसयूज बंद करना होगा, एग्रीकल्चर सब्सिडीज और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को
खत्म करना होगा, और सबसे लास्ट में डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना होगा। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं WTO को लेने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? फिडजी जो इंस्टीट्यूट है ना, नीट और जेई की तैयारी करवाता है, खास करके जेई की। ये इंस्टीट्यूट देखो रातों रात बंद हो गया, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस बंद हो गई और हजारों स्टूडेंट्स का जो भविष्य है ना वो दांव पे लग गया। अब रातों रात इंस्टीट्यूट ने पढ़ाना बंद कर दिया तो उनका तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ ना। और देखो ये पहली बार नहीं हुआ, इवन बाइजू का केस आपको याद होगा, किस प्रकार से बाइजू के खिलाफ लोन देने वाले जो क्रेडिटर्स थे वो कोर्ट में चले गए, फिर बाइजू ने भी ऑपरेशंस बंद कर दिए, सैलरीज नहीं दी गई थी एम्प्लॉयज़ की। तो बाइजू की वजह से भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आजकल उनकी क्लासेस भी नहीं लग रही हैं, कईयों ने तो 3 साल 4 साल का कोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन अब उनके पैसे गए। हाल ही में ना एक तमिल मूवी आई थी रजनीकांत की, आपने देखी हो तो, वेटियान। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना वो 100% सक्सेस की गारंटी का ढोंग रचते हैं पेरेंट्स के सामने कि हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, 100% सक्सेस होगा। और पैसे नहीं होते तो पेरेंट्स को फिर लोन उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि आप लोन ले लीजिए, लेकिन कोर्स ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने ना बताया कि हाँ ये तो रिलेटेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा करते हैं। आज के समय में देखो, आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखोगे ना, आपको क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब पैसे लेंगे भर भर के, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा आपको, नाम मात्र का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं बच्चों के ऊपर, फिर सुसाइड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कोटा में सुसाइड्स देखने को मिले, तो एलएन पे काफ़ी आरोप लगा था। और देखो ये एग्रेसिव सेलिंग वगैरह ये सभी इंस्टीट्यूट्स करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट दूध का धुला है, नहीं, सब करते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दुखद है। और नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पनपते क्यों हैं? देखो हमारे देश में स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं, और हायर एजुकेशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट हैं वो इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसका फ़ायदा उठाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। जैसे CUET का एक टेस्ट कर दिया अब सरकार ने ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, उसके बाद फिर से कोचिंग सेंटर पनप गए इस टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखो कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की फेक स्टोरीज बताकर स्टूडेंट से एडमिशन लेते हैं। और इस मामले में हमारे देश में जो कंज्यूमर अथॉरिटी है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की थी कि सिलेक्शन के बाद अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट की फ़ोटो दिखानी है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की कंसेंट ज़रूरी है। ये भी बताना होगा कि कौन से कोर्स में एडमिशन लिया था सिलेक्टेड कैंडिडेट ने। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट हो और फाउंडेशनल बैच बेचा जा रहा हो उसके नाम पे। ये तो साफ साफ फ्रॉड हुआ। फिर 2024 में देखो इंडिया में प्राइवेट जो ट्यूशन इंडस्ट्री है ना उसका साइज लगभग 58,000 करोड़ का था पिछले साल तक की ये बात है, और हर साल 15% इसमें ग्रोथ रेट की संभावना है। देखो जब तक देश में स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स पे फोकस रहेगा ना और हायर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम बना रहेगा, तब तक देखो ये कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग सेंटर्स इसी प्रकार से फलते फूलते रहेंगे। लेकिन देखो इन कोचिंग सेंटर्स ने ना स्कूल एजुकेशन को भी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। आजकल कंसेप्ट आ गया डमी स्कूल्स का। कोचिंग सेंटर्स बोल देते हैं स्कूल में जाके क्या करोगे, स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने जाना बस। तो बच्चों का बचपन छिन जाता है। वो बच्चे जो स्कूल में बहुत सारी दूसरी वैल्यूज़ सीख पाते हैं वो सीख नहीं पाते, क्योंकि उनका एक ही मकसद रह जाता है, बस एग्ज़ाम क्रैक करना है। बाकी बहुत कुछ जो स्कूल प्रोवाइड कर पाता है, यारी दोस्ती सब, वो देखो कंपटीशन की दुनिया में गायब सा हो जाता है। वैसे तो देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी वो ये बोलती है
एग्जाम सेंट्रिक लर्निंग से हमें दूर जाना है कि एग्जाम के लिए पढ़ना है, नहीं। पूरे साल में वन टाइम असेसमेंट के बजाय कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट होते रहना चाहिए। बट देखो, सरकार ने अभी 5वीं और 8वीं क्लास में बोर्ड को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मतलब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के बजाय उससे दूर जा रहे हैं। तभी तो बोर्ड को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया है सरकार ने। वैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि हमें कोचिंग इंडस्ट्री को खत्म करना है, कोचिंग इंडिपेंडेंसी को खत्म करना है, लेकिन इसके लिए देखो फिर टीचर्स में हमें इन्वेस्ट करना होगा। टीचर्स की सैलरी अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छे लोग टीचिंग में आएं, लेकिन अभी सरकार वो नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं, जनवरी 2024 में ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और स्टूडेंट वेलफेयर सुनिश्चित हो। बट दिक्कत यह है, कुछ राज्यों ने तो प्रोएक्टिवली कानून बनाया है कोचिंग सेंटर्स में माल प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए, बट ज्यादातर राज्यों में ना अभी भी गैप है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से कोचिंग सेंटर्स का रेगुलेशन। फिर राइटर बोलते हैं जो एडटेक है वो देखो डबल एज्ड स्वॉर्ड है। कोविड-19 की महामारी की वजह से ना टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ गया एजुकेशन के क्षेत्र में। बहुत सारे स्टार्टअप्स मजबूत होकर उभरे, जैसे फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बायजू, इवन ओनली आईएएस। बाद में फिजिक्स वाला और ओनली आईएएस दोनों एक साथ हो गए, दोनों का जॉइंट वेंचर हो गया और बन गया पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। राइटर बोलते हैं देखो उस समय तो ना एडटेक में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी और ये स्टार्टअप इमर्ज हुए बढ़िया से, लगने लगा था कि इंडिया में एडटेक इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। लेकिन देखो बाद में ना एकदम से जब महामारी खत्म हुई तो बच्चों ने फिर दोबारा से हाइब्रिड या फिर फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, तो एडमिशन होने कम हो गए। बायजू तो एडमिशन कम होने की वजह से डूब गया, और आपको भी पता है अनअकैडमी की हालत भी ज़्यादा सही नहीं है। फिजिक्स वाला की सिचुएशन वैसे सही है, अनअकैडमी और बायजू के कंपैरिजन जैसी नहीं है। लेकिन देखो एक बात मैं पर्सनली बोलूं, एडटेक का मतलब फोकस टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए था, बट ना एडटेक का मतलब कोचिंग सेंटर बन के रह गया है। टेक्नोलॉजी फैक्टर मिसिंग है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी राय बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आज के समय में क्या हो रहा है, क्योंकि देखो बायजू फेल हुआ तो अब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है और एडटेक्स जो है वो एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए। लास्ट में राइटर रिकमेंडेशंस देते हैं, स्कूल करिकुलम में थोड़े रिफॉर्म लाए जाएं ताकि एक्सटर्नल कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंस कम से कम हो। फिर देखो फीस के ऊपर कैप होना चाहिए कि इससे ज़्यादा फीस नहीं ली जा सकती, और ऐसे मॉडल्स को तवज्जो दी जाए जिसमें इंडिविजुअल अटेंशन हो। जैसे देखो स्कूल में, कॉलेजेस में इंडिविजुअल अटेंशन का स्कोप होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही क्लास में हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और इंडिविजुअल अटेंशन का तो कोई स्कोप ही नहीं है। नहीं, इंडिविजुअल अटेंशन का स्कोप होना चाहिए एजुकेशन में। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाए या फिर ज़्यादा स्टाफ एम्प्लॉय करके किया जाए, ये जरूरी है। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है कोचिंग सेंटर से संबंधित। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।